जनवरी की कड़ाके की ठंड हमारे गालों को छू रही थी, जो हमारी मिनी बस के अंदर की गर्मी और एक्साइटमेंट से बिल्कुल अलग थी। हम दिल्ली के एक छोटे से ऑफिस से 6 लोगों की टीम थे, कश्मीर में एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे थे। सच कहूं तो यह एक छुट्टी जैसा ज्यादा लग रहा था, फाइलों और डेडलाइन की बोरियत से दूर एक बड़ा एडवेंचर। मैं रोहन हूं और मेरे साथ मीनल, संजय, रागिनी, उत्कर्ष और चंदन थे। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां दूर से हमें बुला रही थीं, शांत घाटियों और जमी हुई झीलों का वादा कर रही थीं। हमारा ड्राइवर, एक खुशमिजाज लोकल आदमी, एक लोकगीत गुनगुना रहा था, जैसे जैसे पहिए मीलों का सफर तय कर रहे थे, शहर के ग्रे धुएं को बहुत पीछे छोड़ते हुए। हमारा छोटा ग्रुप अलग अलग पर्सनैलिटीज का एक मिक्सचर था, जो ऑफिस की पेंट्री में अनगिनत चाय के कपों पर बना था। संजय, जो लाउड और शोरगुल करने वाला था, खुद को ग्रुप का लीडर मानता था, हमेशा एक जोक के साथ तैयार रहता था, जो अक्सर किसी और के एक्सपेंस पर होता था। ओए उत्कर्ष, पक्का कर लेना कि जब तुम भालू देखो तो अपनी पैंट गीली न करो। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा नैपीज पैक किए हैं। उत्कर्ष बस धीमी मुस्कान देता, उसकी नजरें गुजरते हुए नजारे पर टिकी रहती, अपनी सीट में सिकुड़ने की कोशिश करता। मैंने सब्जेक्ट बदलने की कोशिश की, दूर के एक गांव या उड़ते हुए चील की ओर इशारा करते हुए, लेकिन चिढ़ाना एक ऐसा गेम था जिसका वे बहुत मजा लेते थे। माहौल हालांकि हंसी से भरा था, उसमें एक हल्की कड़वाहट थी, एक सूक्ष्म क्रूरता जिसने मुझे असहज महसूस कराया। इस कैजुअल क्रूरता से खूबसूरत यात्रा खराब हो रही थी। हमारी स्मूथ प्रोग्रेस अचानक रुक गई। आगे एक छोटी सी भीड़ जमा हो गई थी और हमारा ड्राइवर बुरी खबर के साथ लौटा। मुख्य पुल, जो हमारे रास्ते का एक जरूरी लिंक था, टूट गया था। हाल ही में हुए भूस्खलन ने उसे बहा दिया था। ड्राइवर, एक और रास्ता है। यह एक पुरानी जंगल की सड़क है, लोग इससे बचते हैं। वे कहते हैं कि यह सेफ नहीं है, खासकर अंधेरा होने के बाद। वैन में बेचैनी और एक्साइटमेंट का एक रोमांच फैल गया। संजय ने बेशक इसे एक चुनौती के रूप में देखा। शानदार, एक एडवेंचर, चलो डरावनी सड़क पर चलते हैं, उसने घोषणा की, ड्राइवर की वार्निंग और उत्कर्ष के साफ तौर पर पीले पड़े चेहरे को नजरअंदाज करते हुए। फैसला हमारे लिए ले लिया गया था। जंगल की सड़क कम और एक भूली हुई पगडंडी ज्यादा थी, जो परछाइयों और मुड़ी हुई जड़ों से ढकी हुई थी। ऊंचे देवदार के पेड़ पुराने संतरी की तरह खड़े थे। उनकी शाखाएं इतनी घनी थीं कि उन्होंने दोपहर के सूरज को ढक लिया था, हमें एक समय से पहले की शाम में डुबो दिया था। यहां हवा और ठंडी हो गई थी, नम मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध से भरी हुई थी। इंजन का खुशमिजाज गुनगुनाहट कुछ देर के लिए एकमात्र आवाज थी। जंगल की गहरी खामोशी में एक अकेली आवाज। वैन का मजेदार मूड धीरे धीरे गायब हो गया। उसकी जगह एक शांत आशंका ने ले ली। यहां तक कि संजय भी चुप हो गया था। उसकी सामान्य बहादुरी इन विशाल पेड़ों के बीच कहीं खो गई थी। जो हमेशा के लिए लगा, उसके बाद हमें एक रोशनी की झलक दिखी। यह एक छोटी जर्जर चाय की दुकान थी। इस विशाल जंगल में मानवता का एक अकेला आउटपोस्ट। एक मुरझाया हुआ बूढ़ा आदमी, जिसका चेहरा सिकुड़े हुए नक्शे जैसा था, एक छोटी आग के पास बैठा था। जैसे ही उसने मिट्टी के कपों में गर्मा गर्म चाय डाली, उसने हमें जानते हुए आंखों से देखा। ओल्ड मैन, आपको इस सड़क पर नहीं होना चाहिए, रात होने पर तो बिल्कुल नहीं। यह जंगल उसका है। उसने हमें एक औरत की कहानी सुनाई, जिसे सदियों पहले उसके प्रेमी ने धोखा दिया था, जिसने इन्हीं जंगलों में अपनी जान ले ली थी। उसकी बेचैन आत्मा, उसने कहा, अभी भी भटकती है, उन लोगों से बदला लेने की तलाश में जिनके दिलों में छल है। बूढ़े आदमी की कहानी हवा में लटकी हुई थी, हमारे कपों से निकलती भाप से ज्यादा घनी। उत्कर्ष कांप रहा था, उसका कप उसकी तश्तरी में खड़खड़ा रहा था। क्या बकवास है, टूरिस्टों को डराने के लिए एक भूतिया कहानी। सुना तुमने उत्कर्ष, एक चुड़ैल, वो शायद तुम्हारे लिए आ रही है। लाफिंग, ओह कम ऑन उत्कर्ष। मीनल भी इसमें शामिल हो गई। उसकी हंसी शांत क्लियरिंग में तीखी और जबरदस्ती लग रही थी। मुझे गुस्से का एक उछाल महसूस हुआ। बूढ़े आदमी की कहानी ने मुझे परेशान कर दिया था, और उत्कर्ष के असली डर का उनका मजाक इस डरावनी जगह में खास तौर पर क्रूर लग रहा था। हमने चाय के पैसे दिए और वैन में वापस चरच गए।
बूढ़े आदमी की चेतावनी हमारे कानों में गूंज रही थी। जैसे ही हम चले, जंगल बदला हुआ लग रहा था। परछाइयां गहरी थीं, पेड़ ज्यादा खतरनाक। पत्तों की हर सरसराहट एक फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। हर टेढ़ी मेढ़ी शाखा एक पकड़ती हुई हाथ जैसी दिख रही थी। कहानी ने हम सब में डर का एक बीज बो दिया था, चाहे हम इसे माने या न माने। जंगल अब सिर्फ पेड़ों का एक कलेक्शन नहीं था, वे जिंदा थे, हमें देख रहे थे, और हम एक ऐसी जगह में अनचाहे घुसपैठिए थे जहां एक लंबी और दुखद याद बसी थी। आगे की यात्रा में एक ऐसा खतरा महसूस हो रहा था जो सिर्फ एक टूटी हुई सड़क से कहीं ज्यादा था। जैसे ही दिन की आखिरी किरण गायब हुई, हमारी मिनी बस हिचकी, खांसी और बंद हो गई। इंजन शांत हो गया और अचानक पूरी खामोशी कान फाड़ देने वाली थी। ड्राइवर ने बार बार इग्निशन ट्राई किया, लेकिन इंजन ने सिर्फ एक हारी हुई क्लिक की आवाज निकाली। ड्राइवर, इंजन ठंडा है, यह स्टार्ट नहीं होगा, उसने बुदबुदाया। हालांकि यह एक डायग्नोसिस से ज्यादा एक बहाना लग रहा था। हम फंस गए थे। बाहर अंधेरा अब पूरा हो गया था, एक मोटी स्याही जैसी चादर जो खिड़कियों से चिपक गई थी। जंगल, जो पहले सिर्फ परेशान करने वाला था, अब वाकई डरावना लग रहा था। एक तनावपूर्ण बहस छिड़ गई। ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने निकलने से पहले वैन को ठीक से चेक किया होता तो हम यहाँ फंसे नहीं होते। ड्राइवर ने पुरानी गाड़ी को दोषी ठहराया और मीनल ने सुझाव दिया कि हमें बस सुबह तक इंतजार करना चाहिए। यहाँ इंतजार करें बीच जंगल में? क्या तुम पागल हो? चंदन चिल्लाया, उसकी आवाज घबराहट से भरी हुई थी। हमारे पास पानी नहीं बचा था और ठंड वैन में घुस रही थी। मैंने सुझाव दिया कि हम में से कुछ को एक धारा खोजने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे याद था कि मैंने नक्शे पर एक देखी थी। यह एक कमजोर बहाना था, लेकिन यहां असहाय बैठने से कुछ भी बेहतर था। एक अनिच्छुक सहमति के बाद संजय, चंदन और मैंने अपने फोन की टॉर्च के साथ बाहर जाने का फैसला किया, दूसरों को पीछे छोड़कर। रात में जंगल एक अलग दुनिया थी। हमारी टॉर्च की संकरी किरणें दमनकारी अंधेरे में कमजोर रास्ते बनाती थीं, जिससे परछाइयां नाचती और राक्षसी आकृतियों में बदल जाती थीं। पैरों के नीचे टहनी की हर आवाज हमें चौंका देती थी। हमारे दिल तेज धड़क रहे थे। हम लगातार एक दूसरे को बुला रहे थे। हमारी आवाजें विशालता में छोटी और दयनीय लग रही थीं। तभी मैंने उसे देखा। एक पल के लिए मेरी टॉर्च की रोशनी के बिल्कुल किनारे पर मैंने एक आकृति देखी, एक लंबी पतली महिला की परछाई, जिसके लंबे बहते हुए बाल थे, जो पेड़ों के बीच खड़ी थी। जब मैंने पलक झपकाई तो वह गायब हो गई। क्या तुमने देखा? ये बस तुम्हारी कल्पना है रोहन, तुम उत्कर्ष जितने ही डरे हुए हो। संजय ने मजाक उड़ाया। हालांकि उसकी अपनी आवाज में उसकी सामान्य आत्मविश्वास की कमी थी, लेकिन मैं जानता था कि मैंने क्या देखा था। यह रोशनी का कोई धोखा नहीं था। वह छवि मेरे दिमाग में जल गई थी। पीला रूप, काले बाल, उससे निकलने वाली अपार उदासी की भावना। हमें पानी नहीं मिला। हारे हुए और पहले से ज्यादा डरे हुए हम वैन की ओर वापस लड़खड़ाते हुए गए। हर कदम पर देखे जाने का एहसास हमारा पीछा कर रहा था। जंगल की चुड़ैल अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी। जब हम मिनी बस में वापस लौटे तो वह खाली थी। घबराहट ने बस हमें जकड़ लिया। हमने उनके नाम पुकारे, मीनल, रागिनी, उत्कर्ष, ड्राइवर। कोई जवाब नहीं मिला। फिर पेड़ों के बीच से हमने उसे देखा, एक हल्की गर्म रोशनी। यह एक बड़े पुराने घर से आ रही थी, जिसे हमने पहले नहीं देखा था। एक औपनिवेशिक युग का बंगला जो कहीं से भी प्रकट हुआ लग रहा था। राहत ने ईमानदारी से हमें घेर लिया। उन्हें वहां शरण जरूर मिल गई होगी। हम तेजी से उसकी ओर बढ़े। हमारे डर, आप जानते हैं, क्षण भर के लिए भूल गए। घर स्वागत करने वाला लग रहा था, डरावने जंगल में एक सुरक्षित आश्रय। लेकिन जैसे ही हम बरामदे पर कदम रखा, एक ठंडी दहशत लौट आई। हवा असामान्य रूप से शांत थी। अंदर हमने उन्हें पाया। वे बस एक धूल भरे ड्राइंग रूम में बैठे थे, लेकिन उनके भाव खाली थे। उनकी आंखें दूर थीं, जैसे वे किसी ट्रांस में हों। ड्राइवर एक दीवार को घूर रहा था, रागिनी आगे पीछे झूल रही थी और उत्कर्ष एक कोने में दुबका चुपचाप रो रहा था। तुम कहाँ थे? वह फुफकारी, उसकी आवाज एक अजीब दुश्मनी से भरी हुई थी। तभी मैंने देखा
कि वह संजय के हाथ को कैसे पकड़े हुए थी। उसकी उंगलियां उसकी आस्तीन में धंसी हुई थीं। यह सिर्फ दोस्ताना से ज्यादा एक इशारा था, एक ऐसी इंटीमेसी जो गलत लग रही थी। सच्चाई फुसफुसाहटों और आरोपों की एक बीमार लहर में खुल गई। उत्कर्ष, जिसका चेहरा आंसुओं से लथपथ था, आखिरकार बोला। उसने मीनल और संजय को एक साथ देखा था, सिर्फ आज रात नहीं बल्कि दिल्ली में भी। उसने उन्हें कार पार्क में किस करते देखा था। वह चुप रहा था, संजय से डरा हुआ। आज रात वैन में उसने मीनल का सामना किया था और उसने उसे धमकी दी थी। घर इस रहस्योद्घाटन पर पल रहा था। लैंप बेतहाशा झिलमिला रहे थे और कमरे में एक ठंडी हवा तेज आवाज कर रही थी। हालांकि दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद थे। छल सबा के सामने था और घर या जो भी एंटिटी उसमें रहती थी वह दुख में खुशी मनाती हुई लग रही थी। अचानक हॉलवे से एक खून जमा देने वाली चीख गूंजी। ये ड्राइवर था। हम उसे खोजने के लिए बाहर भागे। उसका बेजान शरीर फर्श पर पड़ा था। उसका चेहरा शुद्ध आतंक का एक मुखौटा था। एक एक करके एंटिटी अपने शिकारों को अपना बनाने लगी। चंदन को एक अनदेखी शक्ति ने एक दीवार से फेंक दिया और रागिनी बस गिर पड़ी। उसकी सांसें एक अंतिम शांत आह में निकल गईं। घर अब घर नहीं था, यह एक कब्र थी। चुड़ैल अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वह एक जज थी और वह हम सभी को सजा दे रही थी। हम उसके डोमेन में फंस गए थे और हमारे अपने धोखे ने हमें उसके गुस्से के प्रति कमजोर बना दिया था। कमरा अविश्वसनीय रूप से ठंडा हो गया। जंगल में मैंने जो आकृति देखी थी वह अब हमारे सामने खड़ी थी, परछाइयों से उभरती हुई। वह डरावनी थी। उसका चेहरा सदियों पुराने दुख और गुस्से से बिगड़ा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा अथाह दुख था। उसने संजय और मीनल की ओर एक स्पेक्ट्रल उंगली उठाई जो एक साथ दुबके हुए थे। यह साफ था कि वह उनके धोखे से आकर्षित हुई थी, जो उसके अपने अनुभव का एक आईना था। वह उन पर आगे बढ़ी। उसके पारदर्शी होठों से एक धीमी कराह निकली। उस पल में मुझे एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक राक्षस नहीं थी, वह दर्द में एक आत्मा थी, बदले के चक्र में फंसी हुई। जिस धोखे के बारे में मुझे अब पता था, उसके बावजूद मैं चुपचाप खड़ा नहीं रह सका। मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ और चुड़ैल और मीनल के बीच आ गया। भले ही संजय ने खुद को बचाने के लिए उसे आत्मा की ओर धकेल दिया था। रुको, प्लीज रुको, इससे तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। चुड़ैल रुकी। उसकी दुख भरी आंखें मुझ पर टिकी थीं। मैंने अपने दिमाग में कुछ झलकियां देखीं। उसकी कहानी, वह आदमी जिससे वह प्यार करती थी, उसके झूठ और वह क्रशिंग निराशा जिसने उसे इन जंगलों में धकेल दिया था। उसका दर्द इतना ज्यादा था कि यह एक फिजिकल ब्लो जैसा लगा। वह हमें दुर्भावना से हमला नहीं कर रही थी, वह एक घाव से गुस्सा निकाल रही थी जो कभी ठीक नहीं हुआ था। उसने मुझसे हमेशा के लिए वादा किया था। उसने झूठ बोला। मैंने मीनल की ओर देखा, जिसका चेहरा आंसुओं और पछतावे से भरा हुआ था, और फिर संजय की ओर, जिसे सिर्फ अपनी जान की परवाह थी। मैं समझ गया। मुझे पता है, मुझे धोखे का दर्द पता है, लेकिन बदला तुम्हें ठीक नहीं करेगा। यह तुम्हें सिर्फ यहीं फंसाए रखेगा। उसे माफ कर दो, उन्हें माफ कर दो, दर्द को छोड़ दो और अपनी शांति ढूंढो। मैंने बहादुरी से नहीं, बल्कि इस टॉर्मेंटेड आत्मा के लिए एक अचानक ओवरवेलमिंग सहानुभूति से बात की। यह उसकी रिहाई के लिए एक विनती थी, और शायद हमारी भी। जैसे ही मैंने बात की, कुछ बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा नरम हो गया। उसकी जगह एक्सेप्टेंस की एक झलक ने ले ली। कमरे में दमनकारी ठंड कम होने लगी। उसने मीनल को आखिरी बार देखा, नफरत से नहीं, बल्कि एक टूटे हुए दिल की साझा समझ के साथ। फिर एक अंतिम आह भरते हुए वह एक नरम चमकती रोशनी में घुल गई, जो अब धूल भरी खिड़कियों से छन कर आती सुबह की रोशनी में फीकी पड़ गई। घर एक परित्यक्त खाली बंगले में बदल गया। उत्कर्ष, मीनल और मैं ही बचे थे। हम रात में बच गए थे, लेकिन हम हमेशा के लिए बदल गए थे। यात्रा हंसी और मजाक के साथ शुरू हुई थी, लेकिन यह धोखे के हॉन्टिंग परिणामों और फॉरगिवनेस की शांत शक्ति पर एक गहरे सबक के साथ समाप्त हुई।